नमस्कार, मैं बलवान सिंह। आज आप इस वीडियो में कक्षा छठी की भूगोल की पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय पृथ्वी के प्रमुख सतल रूप का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी हमारा ग्रह है और इस ग्रह पर जो प्रमुख स्थलों के रूप हैं, स्थलाकृतियां हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे मैदानी है, उबड़ खाबड़ है, पठारी है, पर्वतीय है, रेगिस्तानी है। तो इस प्रकार के जो है स्थल के रूप होते हैं, उन स्थल रूपों का जो प्रमुख स्थल रूप है उनका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के बारे में देखते हैं। देखिए, जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हैं। जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर जैसे देखिए, ये है पर्वत, ये इसका रूप आप देख सकते हो। ये इसके ऊपर चोटी होती है, काफी ऊंचाई होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पर्वत श्रृंखला है ये पूरी। ये देखिए, अगर यहाँ से हम पूरी तरह से चलते जाएं तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत सारे पर्वत जो है, बहुत सारी चोटियां मिलके एक पर्वत श्रृंखला बन जाती है, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पठार है। पठार जो है वो पर्वतों से कम ऊंचाई होती है पठार की, और पठार के जो है ऊपर चोटी नहीं होती, बल्कि ऊपर लगभग वो समतल होता है। और अगर उसके बाद हम कहें कि पहाड़ी, तो पहाड़ियां जो होती हैं वो काफी छोटी होती हैं और उनकी जो ऊंचाई होती है बहुत कम होती है। उसके बाद अगर हम कहें कि ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ मैदान होते हैं, जैसे ये है, ये हरा जो स्थान दिखाया हुआ है सारा, ये मैदानी स्थान है, मैदानी। तो ये भी स्थल रूप है एक। और ये जो है झील दिखाई हुई है और नदी स्थल दिखाए हुए हैं, साथ में उपजाऊ मैदान दिखाए हुए हैं, ये भी एक स्थल रूप का उदाहरण है। यानी नदियों द्वारा जो स्थल तैयार किए जाते हैं, नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाकर जो एक मैदान बनाए जाते हैं वे। और इसी प्रकार से जैसे डेल्टा, ये दिया हुआ है डेल्टा। अब डेल्टा क्या है कि नदी जब समुद्र में गिरती है तो समुद्र में गिरने से पहले उसका पानी जो है, उसकी स्पीड, उसकी जो गति है बहुत कम हो जाती है और बहुत सारी धाराओं में, अलग अलग धाराओं में बहने लग जाती है और एक पक्षी के पंजे जैसा आकार बना लेती है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। इसको नदी मुहाना भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्थल संधि तट, जहाँ पर जो है समुद्र और स्थल मिलते हैं, वहाँ पर स्थल संधि तट होते हैं। तो ये भी एक स्थलाकृति होती है जिसके अंदर जो है दंताकार आकृतियां बनती है, जहाँ पर पतन बनाए जाते हैं जो है नावों को और समुद्री जहाज़ों को इकट्ठा, मतलब वहाँ पर खड़ा करने के लिए, सामान लादने के लिए और भेजने के लिए। और इसी प्रकार से जैसे द्वीप हैं, तो समुद्रों के अंदर जो है उभरी हुई जो धरती है, स्थल है समुद्र में, और चारों ओर उसके पानी होता है, तो उनको हम जो है द्वीप कह सकते हैं। ये भी स्थलाकृति का एक रूप है। और जो तट हैं, प्राय द्वीप है। तो इस प्रकार से ये मुख्य हमारे जो है स्थल रूप हैं। चलिए हम अब इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। आपने इसमें कुछ स्थला रूपों को जरूर देखा होगा, जैसा कि चित्र 6.1 में मैंने अभी बताया। ये स्थल रूप
दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। ये वास्तव में हैरान करने वाली बात है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के अंदर लगातार जो है गति होती रहती है। और इस जो है आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर जो है क्या होता है कि पृथ्वी कई जगह पर ऊपर की ओर उठ रही होती है तो कई जगह नीचे धंस रही होती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी जो है यहाँ पर शब्द आया है, अपर्दन, और ये बहुत आएगा आगे भी आपके पास जो है। जो जो आप अगली क्लासेज में पढ़ेंगे अपर्दन का जिक्र जो है आता जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लें। यानी पृथ्वी की जो सतह है वो टूटती है और टूट कर घिस जाती है, और घिस कर जो छोटे छोटे कणों में बट जाती है तो उसको कहते हैं हम अपर्दन। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है घिस कर। जैसे जैसे उसमें परतें टूटती रहती हैं और उसके कारण वो जगह जो है वो घिस जाती है, घिसने के कारण वो जगह जो है वो नीची हो जाती है। तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। निक्षेप करना, निक्षेपण का मतलब है जमाव, यानी दूसरी जगह से कोई चीज जो है उसके अंदर आकर डाल दी जाए, वो निक्षेपण होता है। तो प्राकृतिक रूप से जब कोई जैसे आंधी के द्वारा या और जिस तरह से उसमें जो है उसमें जो नीचे जगह स्थल हो जाते हैं उनकी जगह जो है भर दी जाती है। और जैसे आंधी आती है उसमें धूल कण जो है और बहुत सारी हल्की चीजें जो है उड़कर आती है, और वो जो है उस जगह जहाँ रुकावट होती है वहां पर वो कण जो है वो ठहर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और वहां पर वो ऐसी जगह पर जहाँ नीचा होता है वहां पर जम जाते हैं। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। जल के द्वारा भी होती है और वायु के द्वारा, मैंने वायु का उदाहरण दिया था अब, लेकिन ये जल के द्वारा भी होती है। जल जब चलता है, गति से चलता है, तो उसके रास्ते में जो भी चट्टानें आती है उसको खुरचता जाता है, और जो महीन कण होते हैं जो खुरच कर उसके साथ बहते हुए ऐसी जगह पर निक्षेप हो जाते हैं जो गहरे होते हैं, वहां पर जो है वो निक्षेप हो जाते हैं। इसी प्रकार वायु से और इसी प्रकार बर्फ के द्वारा। बर्फ भी जब जो जहाँ बर्फ जमती है, जमने के बाद वो जो है आगे की ओर खिसकती जाती है, तो जो ऊंचे स्थान है अब वो उसके बीच में रुकावट बनते हैं, तो रुकावट बनते हैं तो उनको वो खुरचती रहती है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए जो खुरचती है, तो वो जो खुरचे हुए कण हैं और जो चट्टानें जिनको खुरचा है वे आगे जाकर ऐसे स्थानों पर जो है निक्षेप हो जाती, जमा हो जाती है जो धसे हुए। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जो अलग अलग स्थल रूप है उसको हम, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका ढाल कैसा है, इन आधार पर हम उनका नाम दे देते हैं कि ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है। तो बात करते हैं हम पर्वत की। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक रूप से एक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत नीचे से बहुत चौड़ा होता है और शिखर बहुत ही भीड़ा या संकरा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं, यानी जहां बादल बनते हैं उनसे भी ज्यादा ऊंचाई होती कुछ पर्वतों की। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान गिरता जाता है, इसलिए वहां पर हमें ठंड लगती है।
कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। कुछ पर्वत इतने ऊंचे होते हैं कि वहां इतनी ठंड होती है कि वहां हमेशा ही बर्फ जमी रहती है। उन्हें हम हिमानी कहते हैं। जो बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हम हिमानी यानी हिम से भरी हुई जो होती है हिमानी कहते हैं। यहाँ यह कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते, यानी समुद्र के नीचे भी तल है और उस तलहटी पर जी पर्वत है जो पानी के नीचे तक हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, पानी की सतह से नीचे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु बड़ी कठोर है। वहाँ पर जो है जीने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ की जो है ऑक्सीजन भी वहाँ पर बहुत कम है। वहाँ पर जो है कृषि करना भी बड़ा कठिन कार्य है। वहाँ पर यातायात के साधन भी बहुत कम हैं। वहाँ पर जो है रोजगार के साधन भी बहुत कम हैं। कुल मिलाकर वहाँ पर इवन कि वहाँ पर हम अगर मकान बनाना चाहें तो वो भी बहुत मुश्किल है। इसलिए वहाँ की स्थितियाँ बड़ी विकट है। तो इसलिए कठोर जलवायु होने के कारण वहाँ पर लोग बहुत ही कम रहते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है, पूरी ढलान होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। यानी पर्वत जो है एक श्रृंखला बना लेते हैं पूरी। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है भू प्रॉपर्टी वलित पर्वत जो है 2 दिए हुए हैं। अब ये देखिए भू प्रॉपर्टी पृथ्वी का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम भू प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये बीच में से उभरा हुआ है, तो उभरा वलन पड़ने के कारण ये पर्वत बनते हैं, इनको हम वलित पर्वत कहते हैं। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखला के क्रम में होते हैं। एक समांतर उनकी श्रृंखला होती है, बिल्कुल एक समांतर, जैसे समांतर 2 रेखाएं होती हैं, इस प्रकार से पर्वतों की श्रृंखला बनती है जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, हिमालय एशिया में है और आल्प्स जो है वो यूरोप में है और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ये दक्षिण अमेरिका में है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की जो है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। सभी पर्वत एक ही आकार के नहीं होते या एक ही ऊंचाई के नहीं होते। पर्वत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जो है ये जो श्रृंखला है ये वलित पर्वत है। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है वो शंकुआकार होता है, यानी ऊपर से बिल्कुल भीड़ा होता है या ऊपर से चोटी बनी होती है, जैसे शंकु होता है। शंकु जैसे कि आप जो हम तेल डालने के लिए जो कीप का प्रयोग करते हैं तो ये एक शंकु होता है, शंकुआकार होता है। भारत की अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये जो है आप राजस्थान में जो जितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये सारी की सारी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। जैसा कि ऊपर बताया था, अपर्दन का मतलब सतह का टूटना, टूटकर घिसकर जो है उसको जो है उसमें गड्ढे पड़ जाना या घिसकर वो छोटी हो जाना या उसको नीचा हो जाना, उसको हम कहते हैं अपर्दन के कारण। तो अपर्दन से जो है पृथ्वी की सतह टूट जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो सतह है वो धंस जाती है, नीचे वो हो जाती है। तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्प्स, जो अल्प्स हम पर्वत बात कर रहे थे अभी, अल्प्स, इनको हम जो है उससे अलग ये उत्तरी अमेरिका के बारे में बताया गया है। तो उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं।
एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर सीधा खड़ा होना, रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहा जाता है। ये याद करने की चीजें हैं, आप इसको बार बार सुनिए, किताब में पढ़िए, और इसका जो चित्र है नीचे वो भी दिखाया हुआ है। तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वोसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ये जो चित्र दिया हुआ है 6.3, ये भ्रंशोत्थ पर्वत का चित्र है, जिसमें देखिए पृथ्वी की एक सतह ऊपर की ओर उठी हुई है, तो ये है उत्खंड भाग, और एक सतह नीचे की ओर धस गई है, ये है द्रोणिका भ्रंश, जिसको ग्राबेन भी कहा जा सकता है। और जो ऊपर की ओर उत्खंड भाग है, तो उत्खंड भाग को हार्स्ट भी कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी यानी पृथ्वी आज भी अंदर से बहुत गर्म है, और कई बार पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो पृथ्वी की सतह को फाड़कर ऊपर की ओर बुरी तरह से प्रेशर से झरने की तरह, पानी के फुहारे की तरह ऊपर की ओर वो लावा जो है पृथ्वी से बाहर आ जाता है, और उसके बाद बाहर आने के बाद जो है वो जम जाता है। तो ऐसे जो पर्वत का निर्माण होता है, पृथ्वी के जो भूखंड ऐसे जो ऊपर की ओर बनते हैं, जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं, उनको हम ज्वालामुखी पर्वत कह सकते हैं, जिनका अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहगर होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। यानी ज्यादातर पर्वतों से जो है नदियां निकलती हैं, क्योंकि पर्वतों पर बर्फ जमती है, और बर्फ जो है पिघल कर जो है वो आगे की ओर बढ़ती है, और वो पानी बाद में जो है नदी के रूप में धरातल पर यानी मैदानी इलाकों में आता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। पनबिजली यानी पानी से तैयार की गई बिजली, पनबिजली, जैसे भाखड़ा बांध पर जो है बिजली तैयार की जाती है, भाखड़ा नंगल जो बांध है उस पे। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, पशुओं के लिए आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है, क्योंकि वहां पर जो है पर्यटक बहुत जाते, सैलानी यानी पर्यटक। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग यानी जो है ऊपर से नीचे की ओर जो है हम छलांग लगाते हैं, और जो है उसमें हम एक इस प्रकार का कोई गुब्बारे टाइप का एक कपड़े का वो बनाते हैं जो खुल जाता है, और उसके बाद उसके सहारे से हम जो उसमें हवा भर जाती है और हम नीचे आते हैं, इसको हम पैराग्लाइडिंग कहते हैं। हैंग ग्लाइडिंग
रिवर रिफ्टिंग। रिवर रिफ्टिंग मतलब जो है रिवर या नदी के अंदर जो है हम नाव जो है चलाते हैं, रिफ्टिंग करते हैं, और जो है उसको हम रिवर रिफ्टिंग कहते हैं। तथा स्कीइंग, स्कीइंग यानी जो बर्फ जम जाती है और बर्फ के ऊपर जो है जो एक प्रकार के जो जूते बनाए जाते हैं, लंबे लकड़ी के या लोहे के होते हैं, फिसलन होती है नीचे से, और उनको उनके ऊपर जो है पैर रखकर हम जो है उस पे चलते हैं, यानी उनके सारे पैरों से नहीं चलते बल्कि उनसे बहुत तेज गति से भी चलते हैं और बर्फ के ऊपर फिसलते हैं, उसको हम स्कीइंग कहते हैं। ये भी एक गेम है, खेल है। तो पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी पर्वत, ये जो दिखाए हुए हैं ये ज्वालामुखी